नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हब में। आज का हमारा टॉपिक है सैलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की एक झलक देख लेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, हमारी गवर्नेंस कैसी होगी, हमारी पॉलिटी कैसी कैसी रहेगी, इंडियन पॉलिटी कैसी रहेगी, ये हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एडमायर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इसको इनेक्ट किया गया है ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर। 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन की छानबीन करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट लॉज जो हैं वो बारो किए हैं, जो हमारी कंट्री के हिसाब से हमें फिट बैठते हैं। इट हैज़ ऑल्सो स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम्स। इट मीन्स जैसे जैसे सोसाइटी मैच्योर होती है वैसे वैसे हमने अमेंडमेंट के थ्रू हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने टेस्ट ऑफ टाइम्स जो है वो भी पास किया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस देश को एक साथ बनाया हुआ है डिस्पाइट ऑफ दिस मच ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है, लैंग्वेजेस, रिलीजन, ये सब के होते हुए भी हमारा जो देश है वो एकजुट होकर बना हुआ है। इट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम्स, इसने टाइम के टेस्ट भी पास किया है। तो इट हैज आल्सो सेवरल सैलिएंट फीचर्स। सैलिएंट फीचर्स क्या होता है? सैलिएंट मींस इंपॉर्टेंट। सैलिएंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे अभी। इट इज लेंथिएस्ट एवर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेंथिएस्ट कैसे? जो स्टार्टिंग में ओरिजिनली इसमें 395 आर्टिकल्स थे, आर्टिकल्स आज भी 395 है। जो हम अमेंडमेंट्स करते हैं वो आर्टिकल के सब पार्ट्स में ऐड हो जाता है। इसके बाद इसमें 8 शेड्यूल्स थे और 22 पार्ट्स थे। और आज क्या है? आज है 470 आर्टिकल्स के आसपास है, ठीक है। 22 में 2022 में 12 शेड्यूल्स हैं और 25 पार्ट्स है। तो ये इसको बनाता है मोस्ट लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिटन होता है और अनरिटन होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? यूएसए का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और यूके का जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली 7 आर्टिकल्स हैं। कितने? 7 आर्टिकल्स हैं यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन में। और यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज तो लिखे हुए हैं लेकिन उनको एक बुक फॉर्म में कंपाइल नहीं किया गया है। जैसे इंडिया में सभी लॉज को, ये लॉ है, ये लॉ है, ये लॉ है, ये लॉज हैं, इनको एक बुक के फॉर्म में कंपाइल किया गया है। ऐसे ही बुक की फॉर्म में यूके में इन लॉज को कंपाइल नहीं किया गया है। जैसे ही वहां पे कोई नई घटना घटती है तो उसके रिस्पॉन्स में वो एक नया लॉ बना देते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट जो है वहां पे सुप्रीम है, कोई भी लॉ वो बना देती है किसी के लिए भी। तो इट मीन्स कि वहां पे जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एक बुक की फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बता दिया। इट इज द लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड वे में इसमें बताया गया सभी लॉज को, एलेबोरेट एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद डिटेल्ड किस लिए है? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जियोग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है, वास्टनेस, कितनी बड़ी कंट्री है, डाइवर्सिटी है कंट्री में, डाइवर्सिटी किसकी है, लैंग्वेजेस के बैरियर है, रिलीजन है, डाइवर्सिटी है, और भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है, रेशियल डाइवर्सिटी है, ठीक है। असम में आपको लोग कैसे मिलेंगे, लद्दाख में कैसे लोग मिलेंगे, मिडिल इंडिया में कैसे मिलेंगे, साउथ इंडिया में कैसे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं हमारा। हमने जो अपना स्ट्रक्चरल पार्ट है वो लिया है कहाँ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। हमने जो अपना स्ट्रक्चरल पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। इसको कोर भी माना जाता है, इसको कोर भी माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन का कोर भी माना जाता है कि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कोर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है। और ये सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है बोथ स्टेट और सेंटर के लिए। ये कुछ मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसको लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। क्या क्या? ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है, कंट्री की डाइवर्सिटी बहुत है, कंट्री बहुत बड़ी है। उसके बाद हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या है? जो कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उससे हमें मैक्सिमम अपने लॉज जो हैं वो लिए हुए हैं, बारो किए हैं इसमें। उसके बाद सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर के लिए भी और स्टेट के लिए भी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसकी वजह से इसको ये चीजें मोस्ट लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बनाती है। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। इट हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। आपको बताया 60 मोर देन 60 कंट्रीज जो है वो रेफर की थी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। जो लॉज थे वहां से बारो किए हैं इंपॉर्टेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने लॉज थे वो बारो किए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इट हैज borrowed most of its provisions from the constitution of various other countries as well as government of India Act 1935, ठीक है।
तो ये 1935 से हमने अपना मैक्सिमम पार्ट जो है वो बारो किया है, और कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज जो है वो बारो किए हैं। स्ट्रक्चरल पार्ट जो है कि पॉलिटी का स्ट्रक्चर कैसे होगा, गवर्नेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा हमारा, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। बाकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स जो है वो यूएसए से लिया है। यूएसए में फंडामेंटल राइट्स को क्या बोलते हैं? बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। यूएसए में फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। और यूएसए में कितने आर्टिकल्स हैं? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में 7 आर्टिकल्स हैं। 7 आर्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये श्योर किया था कि जो भी हम लॉज बोरो करेंगे वो लॉज हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग फिट बैठने चाहिए, हमारे इंडिया की कंडीशंस के अकॉर्डिंग, इंडिया के लोगों के अकॉर्डिंग, इंडिया की सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो लॉज जो है वो फिट बैठने चाहिए। हमने क्या जो गवर्नेंस है वो कहाँ से बोरो की है? यूके से, ठीक है। जो पॉलिटी स्ट्रक्चर है हमारा वो यूके से बोरो किया है, लेकिन वहां पे पार्लियामेंट तो बहुत सुप्रीम है, वो कोई भी लॉ बना सकती है, लेकिन ये चीज हमने वहां से बोरो नहीं की है, ठीक है। तो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल हमें क्या बताता है? प्रियम्बल होता है सार, सार, ठीक है। सार जो हमें इसेंस, इसेंस मतलब जो हमें फेशियल स्ट्रक्चर है, हमें बताता है कि अंदर क्या चीज है, जो हमें एक ही पेज में सब कुछ बता देता है कि इस चीज, इस बुक में क्या है, उसको बोलते हैं सार, इसेंस, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ आइडियल्स। आइडियल्स क्या है? आइडियल्स है जैसे कि जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है और फर्टर्निटी है, इसको हम बोलते हैं आइडियल्स। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? सोशलिस्ट, सोवरेन, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमें ये अचीव करने हैं। ये जो है ये खत्म नहीं होने चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स भी हैं। ये सब जो है हमें बताता है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज मिस नहीं होनी चाहिए, हमें लॉज बनाते हुए इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखना चाहिए, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है उनका ध्यान रखना चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना चाहिए लॉज बनाते टाइम, ताकि वो जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ठीक है। The silent features of the constitution have developed directly and indirectly from these objectives. जो silent important features हैं obviously वो इन objectives से ही develop होंगे, क्योंकि objective क्या है आपका, आपको क्या पाना है, आपको इसका main motive क्या है constitution का, तो वो जो silent features हैं वो तभी derive हो पाएंगे, उन वो सही है कि नहीं है वो हमें इन objective से ही पता चलेगा। अब कल को हम टेररिस्ट के लिए ऐसा लॉ बना लें कि उनको कोई सजा नहीं होगी, ये नहीं होगा, ठीक है, उनको कोई भी हार्श पनिशमेंट नहीं होगी, तो वो क्या ऑब्जेक्टिव्स हमें ये बताते हैं कि ऐसा बनाना है हमने पाकिस्तान की तरह? नहीं बताते हैं। तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स की वजह से हमारे जो फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनको हम साइलेंट फीचर्स कहते हैं। इट असर्ट्स इंडिया टू बी सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये एक एक वर्ड को हम अच्छे से देखेंगे आगे जाके, एक एक वर्ड को अच्छे से, काफी अच्छे से, ठीक है। सिक्योर, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, ये भाईचारा, ठीक है। जस्टिस होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए सोसाइटी में, तो ये सब हम जो है ये उसको ध्यान से देखेंगे आगे जाके। यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ये जो है ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ आइडियल्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमें प्रियम्बल बताता है कि ये डिस्ट्रॉय नहीं होने चाहिए। प्रियम्बल इज द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, सही बात है, ऑब्वियसली प्रियम्बल इज द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, ये हमें नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट में बताता है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारी इंडियन स्टेट के, और हमें क्या अचीव करना है, क्या डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स ये ना तो ज्यादा रिजिड है और ना ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। रिजिड मतलब जिस चीज को चेंज करने में बहुत सारी कठिनाइयां आती हो, इसको हमें चेंज करने में, अमेंडमेंट करने में मुश्किल भी आती है और नहीं भी आती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी है, इफेक्टिव मेजोरिटी है, ये सब मेजोरिटीज हैं यहाँ पे। सिंपल मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी है, इफेक्टिव मेजोरिटी है, ये सब मेजोरिटी है जिनकी वजह से हम इसको अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल मेजोरिटी से आसानी से हो जाता है, स्पेशल मेजोरिटी में भी थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो ये हम मेजोरिटीज जो है इनको भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये जो मेजोरिटीज हैं ये डिफाइन करती हैं कि ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सिंपल मेजोरिटी से आसानी से हो जाता है तो फ्लेक्सिबल बताया गया है, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी से हमें थोड़ी सी कठिनाइयां आती है, डिफिकल्टी आती है इसको अमेंड करने में, पास करवाने में, ठीक है, अमेंडमेंट करने में, तो इसलिए इसको कहा जाता है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट होती है, इसको हम स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड करते हैं। जब भी आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट होगी वो स्पेशल मेजोरिटी से ही होगी। नॉट रिजिड लाइक यूएसए और नॉट फ्लेक्सिबल लाइक
ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्योंकि यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे अमेंड करना, लॉ को पास कराना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे 50 मेंबर्स होते हैं, 100 मेंबर्स है सीनेट में, जो सीनेट से भी पास करवाना पड़ता है ना। 100 मेंबर्स हैं सीनेट में, हर स्टेट से 2-2 मेंबर आए हैं, 50 स्टेट्स है ना, तो 2-2 मेंबर आए हैं हर स्टेट से, तो सीनेट में 100 मेंबर्स होते हैं जो कि इक्वल है, तो वहाँ पे लॉ पास करवाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नॉट फ्लेक्सिबल लाइक ब्रिटिश में तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो जो चाहे अमेंडमेंट कर सकती है, जो चाहे कानून ला सकती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इंडिया इज रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जो हमारा गवर्नमेंट का हेड है वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा। क्या होगा वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा। वो अकेले अपनी मनमानी करके, मोनार्क रूल नहीं है हमारे यहाँ पे कि कि चलता जाएगा, उसका बच्चा राजा बनेगा, फिर उसका बच्चा राजा बनेगा, या फिर नॉमिनेटेड हेड नहीं है, वो चुन के आएगा। इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। इट मींस इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। जो हेड ऑफ द स्टेट है उसकी इलेक्शन होती है, और वो कितने साल के लिए रहता है? 5 साल के लिए रहता है। आफ्टर एवरी 5 years इनडायरेक्टली इलेक्शन हो जाएगी प्रेसिडेंट की, और ये 6 महीने पहले हो जाती है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो वैकेंट नहीं रहती है। जैसे उसका टर्म पूरा होने वाला होगा, उसके 6 महीने पहले से ही, मतलब 4.5 साल में ही उसकी जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट की इलेक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है, ताकि जैसे ही ये प्रीवियस प्रेसिडेंट सीट खाली करेगा तो वो जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है वो आके उधर बैठेंगे। इंडिया इज रिपब्लिक मतलब इसका हेड ऑफ द स्टेट जो है वो चुना जाता है, डायरेक्टली नॉमिनेट नहीं होता है, वो मोनार्क नहीं है यूके की तरह। यूके में मोनार्क है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। व्हाट इज दिस? मतलब प्रिंसिपल्स, कुछ कानून हैं जो डायरेक्ट करते हैं स्टेट को, ठीक है, कुछ कानून है जो डायरेक्ट करते हैं स्टेट को कि आपको ये करना चाहिए सोसाइटी में जस्टिस लाने के लिए। तो इट इज, अम्बेडकर जी ने कहा था, इट इज अ नोबल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्ट 4 में इंशाइन कर रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में हमने डिफाइन करते हैं, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। इनको भी हम ठीक से देखेंगे ध्यान से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। अभी हम साइलेंट फीचर्स कर रहे हैं कि फीचर्स क्या क्या है, इसको हम ऐसे थोड़ा थोड़ा हम ऊपर से देख रहे हैं। ये प्रिंसिपल्स हैं जो डायरेक्ट करते हैं स्टेट को कि आपको ये लागू करना है, ये चीजें बनानी है स्टेट में इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए। वेलफेयर इन इंडिया, वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए इनकी काफी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अनलाइक एफआरस ये नॉन जस्टिसेबल है और नॉन इन्फोर्सेबल है। इनको लेके अगर स्टेट ऐसा काम नहीं करती है तो आप इनको लेके इनके खिलाफ, स्टेट के खिलाफ केस नहीं कर सकते। नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। DPSPs tell state to achieve justice we should do this। ये स्टेट को बताती हैं कि आपको ये कानून बनाना चाहिए अपनी स्टेट में जस्टिस लाने के लिए, अपनी स्टेट में मेंटेन करने के लिए, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए आपको ये कानून लाने चाहिए, ताकि जिससे सोसाइटी में पीसफुल तरीके से सोसाइटी चले और वहां पे जस्टिस प्रिवेल कर सके। फंडामेंटल राइट्स, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फंडामेंटल राइट्स क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती हमारी पार्लियामेंट, लेकिन इमरजेंसी के दौरान ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये खत्म हो जाते हैं, एक्सेप्ट 2। वो 2 कौन से हैं? 20 एंड 21। आर्टिकल 20 और 21 क्यों नहीं होते हैं, डिस्ट्रॉय क्यों नहीं होते हैं, क्यों खत्म नहीं होते हैं इमरजेंसी के दौरान, ये हम देख लेंगे कि इन 2 आर्टिकल्स में क्या है। ये हमें गारंटी करते हैं 6 फंडामेंटल राइट्स, जिसमें क्या है? राइट टू इक्वालिटी है, फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, एजुकेशनल राइट्स है, यहाँ पे राइट्स है, राइट्स नहीं है, एजुकेशन राइट्स है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी राइट्स भी था 31, उसको भी लीगल राइट करार दिया गया है। एफआरस आर जस्टिसिएबल इन नेचर, इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स बाय द वायलेशन। आप एफआरस के वायलेशन के, अगर आपका एफआर जो है वो वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हो। इट इज एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। एग्रीव्ड जो पर्सन है, एग्रीव्ड पर्सन डायरेक्टली कोर्ट जा सकता है अपने एफआर की वायलेशन होने पर, ठीक है। एफआर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, इनको सस्पेंड किया जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, लेकिन 2 आर्टिकल्स को सस्पेंड नहीं किया जाता है, वो है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। इनको सस्पेंड नहीं किया जाता है। इनमें ऐसा क्या खास है वो देख लेते हैं। देखो आर्टिकल 20 जो क्लॉज 1 है, इसके 3 क्लॉज है, 1, 2 और 3। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 कहता है पर्सन पुनिश्ड फॉर हिज ऑफेंस अकॉर्डिंग टू द लॉ प्रिवेल्स एट दैट टाइम। मतलब एक इंसान है, उसने कोई क्राइम कर दिया है,
और ये लॉ इस टाइम प्रिवेल करता है, ठीक है, ये लॉ इस टाइम प्रिवेल करता है और वो पर्सन टाइम के अनुसार आगे जाता है और यहाँ पे न्यू लॉ आ जाता है, ठीक है, न्यू लॉ आ जाता है, लेकिन इसकी जो ट्रायल होगी वो इसी लॉ के दौरान होगी, ठीक है, इसी लॉ के अंडर होगी, वो इस लॉ के अंडर नहीं होगी। इस बंदे की जो ट्रायल है, जब इसने क्राइम किया था उस टाइम जो लॉ प्रिवेल कर रहा था, इसकी ट्रायल उसी लॉ के अंडर होगी, जो न्यू लॉ आया है उसके अंडर इसकी ट्रायल जो है वो नहीं होगी। क्लॉज 2 क्या कहता है? डबल जियोपार्डी, मतलब नो पर्सन शैल बी पुनिश्ड, वो एक क्राइम के लिए 2 बार पनिश नहीं हो सकता। क्लास 3 कहता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब एक बंदा जो है उसको आप अपने खिलाफ विटनेस नहीं बना सकते। तभी तो बोलते हैं कि जो पुलिस स्टेशन में जो दी गई स्टेटमेंट होती है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती है, उसको कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। आपको अपने खिलाफ पुलिस ये नहीं बोल सकती कि आप अपने खिलाफ गवाही दें, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको इसके लिए वो इम्यूनिटी प्रदान करता है कि आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, ठीक है। तो लेकिन लोगों को पता नहीं होता है ये सब चीजें। अगर आप कोर्ट में जाके बोल दे कि इन्होंने मुझे मारा पीटा है जिसकी वजह से मैंने ऐसा बोला है, तो उस वजह से उसकी पुलिस थाने की जो है वो रिपोर्ट लग जाएगी। वो जज क्या करेगा, उस पुलिस थाने को रिपोर्ट लगा देगा अपने हिसाब से। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, आप किसी की लाइफ और लिबर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते इमरजेंसी के दौरान, ये कहता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 क्या कहता है? क्लॉज 1 कहता है पर्सन पुनिश फॉर हिज ऑफेंस, कब? जब वो लॉ जब प्रिवेल कर रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग उसको, उसी के अंडर उसको पुनिश कर सकते हो, जो न्यू लॉ आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसको पुनिश नहीं कर सकते। दूसरा क्या कहता है? उसको एक बार से ज्यादा पुनिशमेंट नहीं मिल सकती सेम क्राइम के लिए। थर्ड क्या कहता है? कि उसको अपने खिलाफ आप विटनेस नहीं बना सकते। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। फंडामेंटल ड्यूटीज, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी फंडामेंटल ड्यूटी, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, ये ऐड की गई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कब? 1976 में, बाय रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। ये इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाई, एंड द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो थी उसने एक और न्यू फंडामेंटल ड्यूटी लाई, कब? 2002 में। समझ में आई बात? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाई स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से, लेकिन 2002 में एक और न्यू फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो जुड़ती है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है आर्टिकल 51A में। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, फॉर एग्जाम्पल रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, प्रमोट स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल एंड दे आर नॉन जस्टिफिएबल इन नेचर। मतलब अगर आप ऐसा ना करो तो जरूरी नहीं है कि आपको कोई कोर्ट में घसीटेगा कि आपने ऐसा नहीं किया। तो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर, दिस इज अ पार्ट 1 ऑफ साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 2 भी आएगा, इसका वीडियो काफी लंबी हो जाती है तो पार्ट 2 भी कर लेंगे उसका नेक्स्ट में, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।